अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस ऑफ फैक्ट्स के साथ मैं आपकी मेज़बान दुर्दाना शाहाब। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है, जहां मुख्तलिफ सियासी पार्टियां बहुत ज़ोर शोर से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। वहीं पर कहीं कहीं आपको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में बहुत से ऐसे नाम नज़र आ रहे हैं जिनका सियासत से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और सनतकार भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, जो चाहते हैं कि या तो वो इस सिस्टम से बेजार आ चुके हैं या वो कुछ वाकई इस मुल्क की खिदमत के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, शहाब इमाम साहब, वो एक साबिक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, मुख्तलिफ़ की पोस्टों पर काम कर चुके हैं वो, और एक अपनी लॉ एसोसिएट फर्म भी चलाते हैं, और जिनकी वैसे सोशल वर्क और इस तरह के काम बहुत ज़्यादा आम, जो लोग उनको जानते हैं उनके तमाम कामों को जानते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते, आज हमारे इस इंटरव्यू के तवज्जुह से वो लोग भी जान जाएंगे कि शहाब इमाम साहब क्या क्या करते हैं और उनका सियासत में आने का या इलेक्शन में खड़े होने का फ़ैसला उन्होंने क्यों लिया। देखिए, एक तो ये है कि जॉब में 25 साल मेरे पूरे हो गए थे और मैं ये समझता था कि अगर मैं सर्विस में रहूँगा तो मैं एक सिस्टम का एक पुर्जा बन के उस सिस्टम का पार्ट रहूँगा। तो जॉब में मैंने बहुत कुछ लर्न किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीनों फॉर्मेट्स में रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में रहा हूँ, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में रहा हूँ, मैं फेडरल गवर्नमेंट में रहा हूँ, मुख्तलिफ़ महकमों में रहा हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूँ। सिटी गवर्नमेंट में मैं ईडीओ एंटरप्राइज, ईडीओ हेल्थ रहा हूँ, चीफ प्राइस कंट्रोलर रहा हूँ, सीईओ कराची डेवलपमेंट कंपनी, फिर स्टेट ऑफिसर कोयटा, स्टेट ऑफिसर कराची, एसओ सिक्योरिटी इंटीरियर इस्लामाबाद, एसओ पोर्ट्स एंड शिपिंग, और उसके बाद फिर असिस्टेंट कलेक्टर सेल्स टैक्स, असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स, डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स, एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स। तो ये मैंने बहुत तेज़ी से आपको अपने 25 साल जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। और यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है, लेजिस्लेशन है, कानून साजी है या डिलीवरी है, वो ब्यूरोक्रेट्स से ज़्यादा पॉलिटिशियंस के पास ज़्यादा रूम होता है इस तरह की पॉलिसीज़ बना के और इस तरह से चीज़ों को देख के। तो हमने हर तरह की पॉलिटिकल प्रिस्क्रिप्शंस को देख लिया, ट्राई कर लिया, और फिर सोचा कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अपने हलके में जहाँ हम पिछले 40 साल से रह रहे हैं वहाँ पे आके कंटेस्ट करें, और जो भी गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी सिस्टम होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। या कि जो 241 का हलका है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन लोगों को ये बेनिफिट हो कि हम जो है इस हलके को गवर्नमेंट का पार्ट बना देंगे, और जो भी डेवलपमेंट वर्क होगा या उससे ये इग्नोर ना हो। होता यह है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप शमूलियत करें तो एक तो वो पार्टी पॉलिसी उनकी होती है, और उसके बाद फिर ये है कि वो गवर्नमेंट में आए नहीं आए तो वो आप बंधे हुए होते हैं। फिर इसी तरह से होता है जैसे आप किसी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर करम किया और हम जीत गए तो हम जो भी गवर्नमेंट बनाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, या कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इग्नोर ना हो। मैं जाता हूँ उसके लिए, कंपेनिंग के लिए डोर टू डोर कर रहा हूँ। कोई झूठा वादा नहीं है, कोई सुहाना ख्वाब नहीं है, मगर इस बात का मैं उनको वादा करता हूँ कि उनके साथ मैं धोखा नहीं करूँगा। और मैं चूँकि यहाँ का मकामी हूँ, यहीं पे रहता हूँ, तो मैं इनके बीच में मौजूद रहूँगा 24 आवर्स। जो मेरे हाथ में है वो थाना, पुलिस, कचहरी और हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़, सरकारी में जो फैसिलिटेशन का, फैसिलिटेटर का जो रोल है वो डेफिनेटली हम पहले से कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अब हल्के के लोगों के लिए भी करेंगे। और कराची में और बहुत सी जगहों से लोग जो भी मुझे फ़ोन करता है, पिछले ज़ाहिर मैं यहीं पे हूँ तो पिछले 25-30 सालों से हमेशा हेल्प किया है, और हमेशा आउट ऑफ द वे जाके कोशिश ये की है कि लोगों की मुश्किलात को आसान किया जाए। और लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं थाना पर, उनको मैं बहुत क्लियरली कह देता हूँ कि अगर कोई नेफेरियस एक्टिविटी में तो डेफिनेटली उसको मैं हेल्प आउट नहीं करूँगा। हाँ, अगर कोई किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, हाई हैंडेडनेस है किसी पुलिस के इदारे की, एक्साइज की, प्राइस कंट्रोलर की या ड्रग इंस्पेक्टर की, तो डेफिनेटली हम उसको लुक आफ्टर करेंगे। मगर ऐसा नहीं होगा कि हम किसी गलत आदमी को सपोर्ट करेंगे। और स्ट्रेट ये बात करता हूँ, कोई वोट के चक्कर में झूठे ख्वाब के पानी दे देंगे, नौकरी दे देंगे और ये कर देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं कहता। कोई वादा नहीं है झूठा, कोई सुहाना ख्वाब नहीं है। हमारा पैगाम है कि हम लैपटॉप हमारा सिंबल है, और आईटी सेंटर्स जो जितनी कॉलोनीज़ हैं 241 में,
मैं जीतूँ या हारूँ, दोनों सूरतों में मैं IT सेंटर्स इस्टेब्लिश करूँगा, या कि जो लड़का और लड़कियाँ जो हमारी बच्चे हैं उनको हम इक्विप करें, मछली पकड़ना सिखाएं, और इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट पूल में जो जॉब्स अवेलेबल हैं फ्रीलांस की, उसमें वो जाके अपना शेयर टैप कर लें। $100 भी का भी एक, अगर वो कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो $100 पाकिस्तान के 30,000 बनते हैं। यहाँ पे अगर आप MBA कर लें और किसी मुनासिब यूनिवर्सिटी से, तो आपको इतनी ही तनख्वाह पे जॉब मिलती है। तो अगर घर बैठे कोई बच्चा या बच्ची $20, $25, $50, $100 कमा लेता है, तो उसमें एफ्लुएंस आएगी और काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ पे हमने ये बिल्कुल डेफिनेटली सोचा है कि हमने जो है वो इनको इक्विप करना है। ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ज़माना है, जिससे मुख्तलिफ रेवोल्यूशंस आए थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर अब ये IT का रेवोल्यूशन है। तो आने वाले वक्त में अगले 30 सालों में हम तो ज़ाहिर नहीं होंगे हमारी वाली जनरेशन, मगर जो ये बच्चे सुन रहे हैं और ये अपकमिंग पोस्टेरिटी है, वो उनको ये बात बिल्कुल जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ जो हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगी, और जिसको काम आता होगा वो डेफिनेटली, हुनर जिसको आता होगा वो आगे बढ़ेगा। और हुनर जो है इस वक्त वो IT स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और डेटा साइंस है। अच्छा, आपके अज़ाइम तो सुनने में बहुत बुलंद नज़र आ रहे हैं, और डेफिनेटली उम्मीद भी ये करते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो उसको आप फुलफिल भी करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कराची में 3 बड़ी पार्टियों की जंग चल रही है, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और MKM। और MKM कहती है कि हमारा शहर है, हमें हक मिलना चाहिए, और उसके लिए वो दामन दर में सुखने काम भी करते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये सिंध का हिस्सा है तो हमें मिलना चाहिए। जमात इस्लामी अपने आप को जो है वो मसीहा समझते हैं इस शहर के लिए। इन 3 पार्टियों के दरमियान आप क्या समझते हैं कि एक आज़ाद हैसियत में आपकी जीतने की गुंजाइश किस तरह से बन सकती है, या फिर ये कि जो पाकिस्तान में होता है कि बिहाइंड द सीन लोगों की सपोर्ट आपके साथ है, तो दैट्स वाई आप जो है देखिए, बिहाइंड दिस सीन अगर सपोर्ट है तो आप नेशनल असम्बली और PS का हल्का तो नहीं निकाल सकते अगर आपका अपना वोट बैंक नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो आपके पास रिसेंट हिस्ट्री में PSP की एग्जांपल है कि PSP जो है वो ब्लू आइड होने के बावजूद एक UC भी नहीं जीत सकी। आपका वोट बैंक होगा तो आप वोट निकाल सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एरिया है ये एक न्यूट्रल एरिया है। 241 तमाम कौमियतों की इकाइयाँ यहाँ रहती हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज 241 का ये है कि जो मेरा अपना सोशल कैपिटल है वो सारा का सारा इधर रहता है। मेरा बचपन इधर गुजरा है, मेरी स्कूल लाइफ इधर, सारे डॉक्टर्स इधर रहते हैं जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। उसके बाद सिविल सर्विस में मेरे जो सीनियर जूनियर्स हैं वो सारे यहाँ रहते हैं। उसके बाद जो वकील हैं, वो लॉयर्स फर्टिलिटी, उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, वो यहाँ रहते हैं। फिर जो बिल्डर्स वगैरह हैं वो बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं। और उसके साथ जो है वो चूँकि हम एक सोशल वेलफेयर भी करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, तो मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ में भी मेरा अच्छा खासा इंट्रोडक्शन है। हमारी वालदा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लोगों को हेल्प करती हैं, तो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहेज़ बच्चियों को। फिर हमारी हमने एक वालिद साहब के नाम पे एक NGO तो नहीं है, एक फ़ोरम हमने बनाया हुआ है जो बच्चों की फ़ीसेस देता है, स्कूल्स की, कॉलेजेस की, प्रोफेशनल डिग्रीज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी बात है कि वी आर स्टैंडिंग समवेयर, और अल्लाह ताला का करम हो तो डेफिनेटली हम ये सीट निकाल लेंगे। अच्छा, जिस हल्के से आप खड़े हुए हैं, इस हल्के ने हमेशा चेंज किया है, अपनी पसंद को जो है ना तब्दील किया है। और इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल है वो कि कुछ हल्कों में कुछ इलाके जो है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त हो रहा है और उनके लोगों को जिस तरह से रोका जा रहा है, तो उसमें उनकी मतलब रुकावट जो है आपकी कामयाबी की वजह बन सकती है? देखिए, तहरीक इंसाफ, वोट आपको आ सकते हैं तहरीक इंसाफ वाले। देखिए, मेरा जो सोशल कैपिटल है वो तहरीक इंसाफ के अंदर भी इनरोड्स बनाता है बहुत। जो मेरे साथ जो कैंडिडेट, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें और किसी पार्टी लाइंस को छोड़ दें, ठीक है, इंडिविजुअल जो कैंडिडेट्स हैं, 241 वो वाहिद हल्का है कराची का जो पर्सनालिटी को देखता है। वो पार्टी लाइंस को, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा वेल ऑफ है, और डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड करता है यहाँ का जो हल्का का जो वोटर्स हैं। तो जब आप इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की प्रोफाइलिंग करेंगे तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है आई एम द फोर रनर। खुर्रम शेर ज़मान पिछले 10 साल से ऑलरेडी सूबाई MPA थे,
और उनकी अपनी वो हज़ारा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको जूता मारने को तैयार हैं इस वक्त। अगर वो आप सिर्फ उनके पास जो टैग है वो अगर आप उतार दें तो इतनी ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ जो है वो सेंटिमेंट्स हैं कि 10 साल से क्या पानी का मसला खुर्रम शेर जमान ने, और इसी वजह से वो बल्दियाती उसमें यूसी का इलेक्शन हार गए थे। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रोफाइलिंग होती है कैंडिडेट्स के हिसाब से तो उसमें सबसे कमज़ोर कैंडिडेट खुर्रम शेर जमान है, क्योंकि वो यहाँ पे 10 साल से था एंड ही हैज़ मिजरेबली फेल्ड टू डिलीवर टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एज वेल एज टू हिज ओन वोटर्स। और फिर उनकी अपनी कम्युनिटी के काफ़ी लोग रहते हैं जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी मेरे साथ है। इनकी अपनी कम्युनिटी जो हज़ारा कम्युनिटी है, देखें आबादियों में कम्युनिटी बेस्ड वोट है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी सारी चीज़ों का जिक्र किया, मसाइल और इनके हल का जिक्र किया, हम माजी में भी देखते आ रहे हैं इसी तरह से, चाहे सियासतदान हो चाहे एक आम आदमी उम्मीदवार हो जो इलेक्शन में खड़ा होता है तो इन तमाम बातों का जिक्र करता है। लेकिन अलमिया ये होता है कि जब हुकूमतें फॉर्म हो जाती हैं या कोई आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल भी हो जाते हैं तो उनको वो अपने मसाइल को हल नहीं करवा पाते। तो आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होगी कि आप ये समझते हैं कि आप जीत जाएंगे और आप अगर किसी भी मेजॉरिटी जिसकी भी आएगी गवर्नमेंट की उसके साथ आप शामिल हो जाएंगे और आप उन मसाइल का हल निकाल लेंगे? देखिए, मुझे जो एडवांटेज है वो ये है कि मेरा जो बैज है 23rd कॉमन सिविल सर्विस का वो अभी सर्विस में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मेरे बैचमेट फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं और अभी बैच ने प्रमोट होना है। IG पंजाब भी मेरे बैच के हैं और मुख्तलिफ इदारों के सरबराह अब इस वक्त मेरे बैच के मेरे बैचमेट्स हैं। जो TCP के जो चेयरमैन है वो, तो मेरी जो सिविल सर्विस में जो एक्सेस है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज इसका होगा मेरे हलके के लोगों का। अभी मुझे DC मलीर का नंबर चाहिए था, तो हमारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है ऑफिसर्स का, क्लोज ग्रुप है ज़ाहिर है, तो उसमें मैंने लिखा कि आई नीड द नेम एंड द नंबर ऑफ DC मलीर। 2 मिनट में फ़ोन आ गया कि सर हुक्म करें DC मलीर का। तो ये हार्डली जो है ना हमारे लिए जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है कि पॉलिटिशियंस को एक तो नो हाउ नहीं होता रूल्स ऑफ बिज़नेस का, और उल्टी सीधी स्कीम्स बनाते हैं, उल्टे सीधे वादे कर लेते हैं। तो ज़ाहिर है सिविल सर्वेंट नहीं कर सकता वो काम। अब वो या करेगा तो प्रॉब्लम में आएगा। तो मुझे पता है कि काम को किस तरह करवाना है, कौन सा काम हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता। सारी चीज़ें डूएबल हैं। आपको 2009 में याद होगा कि दूध वालों ने कीमत बढ़ाई थी तो 6 घंटे में कम हो गई थी, सही तरह से उनकी हमने पिटाई लगाई थी। फिर सफाई सुथराई ये वो जुमा बाज़ार लगवाए, मेडिकल कैंप्स किए। तो जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में हमारा रोल रहा है सर्विस डिलीवरी का, तो काम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ना अगर आपकी नीयत ख़राब हो, पैसे लेके मैं जैसे दूसरे होता है रहा है माजी में कि आपने अभी तो बहुत पिछले 4-5 साल से तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। और इकबाल मेमन थे, बहुत अपराइट थे, आपके नवीद शेख थे, बहुत अपराइट थे, फिर अभी सलीम राजपूत तो बहुत ज़्यादा अपराइट हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑफिसर्स 99% बेहतर होते हैं, सिर्फ 0.1% गड़बड़ होती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो सिविल सर्विस में जो CSS कैडर के लोग हैं वो दे आर वंडरफुल। मगर हुआ ये है कि यहाँ पे एक ख़ास ग्रुप बनाया गया है इंडक्शन के थ्रू कि अपने PA को, PS को, सिपाही को, PN को डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर और इन्होंने सियासतदानों ने उनको DSPs बना दिया। तो वो फिर दे आर नॉट लॉयल टू द स्टेट बट दे आर लॉयल टू देयर मास्टर्स, और उस वजह से वो हर तरह का काम करने को तैयार है। तो माजी में अगर कोई करप्शंस के बड़े बड़े स्कैंडल्स निकले तो आप सियासतदानों के साथ देखेंगे तो ये वो स्पीशी ऑफिसर्स की जो बग़ैर मुकाबले का इम्तहान पास किए और जो है वो वाया बटंडा सिविल सर्विस का पार्ट बने। इवन जो PCS के ऑफिसर्स हैं, 92 का बैच है, सलीम रज़ा खोड़ो है, इतना अपराइट ऑफिसर है, मुकाबले का इम्तहान देकर आया, सिंध का कैडर का है। फिर मोहम्मद वसीम हैं, मोहम्मद मालिक हैं, 22 ग्रेड से गए, ये सूबाई सिविल सर्विस के लोग हैं। फिर ये आपके मंसूर अब्बास रिजवी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिंध के सिविल सर्विस के वो लोग जो सिविल सर्विस का इम्तहान पास कर रहे हैं दे आर वंडरफुल। मगर यहाँ पे 90% अफसरान की वो स्पीशी है जो पॉलिटिशियंस ने तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको इंडक्ट किया। तो इस वजह से वो ख़राबी नज़र आती है और एक बैड इंप्रेशन आता है कि सिविल सर्विस ये कर रही है। ऐसा नहीं। आपने जैसे इंटरव्यू के आगाज़ में बताया कि आपने किन किन जगहों पर काम किया, आपके पर एक इम्प्रेशन ये भी रहा है कि जब भी MKM का दौरे हुकूमत रहा है तो उसमें आप बड़ी की पोस्टों के रहे हैं, और जिसमें एक तासुर ये जाता था कि आप उनके बहुत क्लोज बड़ी हैं, मतलब उसमें जैसे कहना चाहिए कि आप अनऑफिशियली जो है वो उससे एसोसिएट है। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है?
नहीं, इस बात इससे इस हद तक तो सच्चाई है कि हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो थे APMSO का पार्ट, मगर ये कि मैंने की पोजीशंस तो मेरिट पे कस्टम्स और इनकम टैक्स में तो किसी भी सियासी उसकी पॉलिटिशियंस की लोकल बॉडीज और दैट वहाँ पे तो मैं तो बहुत की जगह से लाया गया था। कस्टम्स की जो बेस्ट पोस्टिंग थी, मैं उससे प्राइस कंट्रोल, दूध वाले, गोश्त वालों के हवाले हो गया था, और वो ज़्यादा तकलीफ दे थी। वो की तो देखने में लग रही थी, मगर मेरे हिसाब से तो वो बैड पोस्टिंग थी, चूँकि मेरी जो लैंड क्रूज़र्स थी और कंफर्टेबल ज़िंदगी थी, उससे मैं निकल के कराची की रोडों पर आ गया था, और गाड़ी भी खैबर थी, और वहाँ पे तो सिपाही वगैरह होते हैं, पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कस्टम्स में। तो यहाँ पे तो फिर आपको पता है, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, प्राइस चेक हो रही है, ये हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा देखने में हो सकता है देखने वाले को लगता हो ऐसे, मगर वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल असाइनमेंट था और तकलीफ असाइनमेंट था। हमला हो गया कि उन्होंने मेरे ऊपर, गाड़ी पलट दी दूध वालों ने, और काफ़ी मतलब तकलीफ दे थी वो। प्राइस MQM से तो नहीं थी मेरी, MQM से नहीं थी, ज़ाहिर है मैं सिविल सर्विस का पार्ट था, और उसमें एसोसिएशन पार्टी से तो नहीं थी, स्टूडेंट्स में मैं था। मैं MQM का तो पार्ट कभी भी नहीं रहा। कि 22 अगस्त से पहले की सियासत और अब की सियासत, इसका कंपैरिजन क्या है आपकी नज़र में? देखिए, कराची आइट में आपसे बात कर रहे हैं, या मेटामॉर्फोसिस कह लें आप, वो बहुत डिफरेंट है। एक MQM है 1984 से लेके 1992 तक की MQM, और दैट वाज द बेस्ट MQM। उसको हमने सपोर्ट किया, हम उसका पार्ट एंड पार्सल भी थे। MQM का तो नहीं थे, APMSO के थे। और उसके बाद फिर ऑपरेशन शुरू हो गया, और वो ऑपरेशन जो है वो ज़्यादती हुई थी कराची के नौजवानों पे और कराची के लोगों के ऊपर। मैं खुद वेटरन्स हूँ उसका, और बहुत जुल्म हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई, और तबाह और बर्बाद कर दिया इस शहर को। उसके बाद जो है फिर एक MQM आई 2002 में, और जो चली 2016 तक, और उस MQM ने काफ़ी ख़राबी पैदा की शहर में, और काफ़ी जो है ना वो चीज़ें ख़राब हुई। फिर एक तीसरा जो फेज़ है जो अब चल रहा है, ये वाली MQM जो है वो सही डायरेक्शन में है, आप समझते हैं? हाँ। अब वो एक तो मशावरत से होता है बात, कलेक्टिव विजडम है उसमें, और ज़ाहिर है कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं। मैं तो MQM का पार्ट नहीं हूँ इस वक्त, मगर ये कि जो सही बात है वो करनी चाहिए, कि कराची के वारिस तो MQM ही है। आप ये समझते हैं? आपसे इसी जब आपने कह दिया कि कराची के वारिस तो MQM ही है, लेकिन MQM का जो उर्दू बोलने वाला तबका है, तो उनको अगर आप देखें तो तमाम सूरत हाल में उनके जो हुकूक हैं उनको मतलब नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ MQM की वजह से, या MQM की नाक़िस पॉलिसी की वजह से, या उनकी जो उनके एक्शंस रिएक्शंस की वजह से। लेकिन जो एक आम उर्दू बोलने वाला है वो इस वक्त बहुत पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसके पास कारोबार नहीं है। आप बाइसियत कराची आए, आपके जहन में उनके लिए क्या है कि आप कुछ करना चाहेंगे MQM के उस तबके के लिए, सॉरी कराची के? मैं खुद महाजिर हूँ और मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और इनके साथ जो जुल्म किया है वो पीपल्स पार्टी ने किया है कि इनके लोगों को, कराची के शहरियों को नौकरियाँ नहीं दी गई। 40% जो कोटा, जिसको अभी भी हमारे ना कम अकल लोग कहते हैं कि कोटा ख़त्म कर दो, तो भाई अब जो है वो सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। अब हमें कोटे की ज़रूरत है, और 40% जो हमारा कोटा है, जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए कोटा होता है। तो महाजिर जो है या कराची के जो लोग हैं वो लेस प्रिविलेज हो चुके हैं। हुआ ये है कि पीपल्स पार्टी ने 2008 से और 2017 में एक वाइट पेपर जो फ़ारूक सत्तार साहब क्लेम करते हैं कि उन्होंने बनाया था, बना के मैंने दिया था, रिलीज़ उन्होंने किया था, तो उसमें 2,09,000 जॉब्स का डेटा है सरकारी का। उसमें कोई 5,000 नौकरियाँ नॉन सिंधीज़ की थी। उसमें आपके पठान, ज़रा ये शहर जो सबका है ना, सारे लोग इसमें रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे उर्दू स्पीकिंग ही रहते हैं। अब ये तो और सबका शहर है, तो जिसकी जो आबादी है वहाँ से उसको शेयर मिलना चाहिए। तो अर्बन का जो डोमिसाइल है वो 55% पे इन्होंने जॉब्स दी हैं, मगर उन 55% के 99% वो लोग हैं जिनका डोमिसाइल एक्चुअल कराची शहर का नहीं था।
तो इसमें एमक्यूएम की जो 2002 से 16 वाली एमक्यूएम है उसकी फेलिंग है, ज़ाहिर है, डेफिनेटली नशे ताकत के नशे में चूर थे। और जब तक ऐसी लीडरशिप नहीं आएगी जो समझती हो सिस्टम को एमक्यूएम की, उस वक्त तक जो है ना मसले मसाइल का हल नहीं निकल सकेगा। और अभी भी देखें ना, अब जो बाइकआउट वाला एलिमेंट है उसको जो चल रही हैं खबरें कि वो यहाँ के किसी मकामी लीडर ने पीपल्स पार्टी के उनको फंडिंग कर दी है और इस तरह की बात चल रही है। मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे चल रही है कितनी सच है कितनी झूठ है, मगर है ज़रूर। अगर इस तरह की बात ये सवाल फारूक सत्तार साहब से कर चुके तो इस तरह की अगर बात है तो वो बड़ी ज़्यादती है कराची के लोगों के साथ और कराची के शहरों के साथ। चूँकि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको तो कम अज़ कम आने थे, यहाँ की जो अफसरान है वो यहाँ के नहीं है। तो यहाँ का जो एटलीस्ट जो मेंबर असेंबली है वो तो इन्हीं का लोग हो ना। और पीटीआई से भी मुझे जो एतराज़ था और है कि इन्होंने भी तमाम उन लोगों को टिकट्स दिए जो इस शहर को बिलोंग नहीं करते। मैं आपको कोई स्पेसिफिक नहीं करना चाहती किसी एक कम्युनिटी के हवाले से, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आप जैसे पढ़े लिखे ऑफिसर्स और जैसे लोग आते हैं तो आपके जहन में कोई विजन है इस तमाम सिचुएशन से निकलने के लिए उस तबके का, उस लोगों 40 साल लगेंगे इसमें। हम सिर्फ डायरेक्शन सीधी कर सकते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक के लेफ़्ट साइड पे 50 इयर्स की एज पे, तो हम सिर्फ अगर डायरेक्शन सीधी कर दें तो आज से 40 साल लगेंगे अगर डायरेक्शन सीधी आज होती है तो, अदरवाइज तो 100 साल पीछे चले गए। आपने हल्के के लोगों के लिए कोई पैगाम या अपने कोई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे जी, मुझे अपने हल्के के वोटर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर लिया है तो एक एक्सपेरिमेंट, एक चांस हमें दे के देखें। कोई वादा नहीं है, कोई झूठा ख्वाब सुहाना ख्वाब नहीं है, सिर्फ ये कमिटमेंट है कि मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।